हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हमारा लेक्चर चल रहा है प्रोनाउन पर। पिछली वीडियो जो हमने पढ़ी है उसमें 54 या 53 मिनट्स के आसपास पढ़ा था और उसमें कुछ बच गया था, तो हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा तो जल्दी से दौड़ के जाइए, वो पहले देखिए, तब ये आपको बेटर समझ में आएगा यदि आप प्रोनाउन कंप्लीट करना चाहते हैं तब, क्योंकि वो लेक्चर जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना आप लोग यहाँ इस अगर दौड़ के आ गए उसको स्किप करके तब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रोनाउन। और प्रोनाउन में शुरू क्या करना है, इसको शुरू करना है। और इससे पहले हम लोग इसमें एडवांस तक आ चुके हैं और इस बार पढ़ने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो शुरू करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के यूजेस क्या होते हैं और इनके रूल्स क्या हैं, वो सब जानेंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक। अब रिलेटिव प्रोनाउन कुछ होते हैं, उनको लिख लेते हैं, फिर उसी से पढ़ेंगे आराम से। तो रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से हैं? इसमें आता है हु, एक आता है होम और व्हिच और व्हाट और दैट, ऐसे करके बहुत सारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, ठीक। तो ये मुख्य रूप से रिलेटिव प्रोनाउंस है जिसका आप उनका यूज पढ़ते हैं। व्हाट का यूज, व्हिच का यूज कहाँ होता है और दैट का यूज कहाँ होता है, हु का यूज कहाँ होता है। तो इन सब के यूज के लिए आइए सबसे पहले हम लोग हु और होम को साथ में देखते हैं। हु और होम, ये तो और का नहीं बल्कि अथवा का चिन्ह लग गया ना। तो चलो कोई बात नहीं, आप और से लगा ले, अथवा से लगा ले। देखिए यहाँ पर हु का जो यूज होता है वो होता है जो के लिए, और जो के लिए जो यूज होगा, कभी कभी व्हिच का यूज भी जो के लिए होगा, और व्हाट और दैट का यूज भी जो के लिए होता है। अब लेकिन हु और होम में क्या फर्क होता है, तो इसके फर्क को जानने के लिए हम लोग यहाँ पर सेंटेंस लिखते हैं और उसमें देखते हैं। तो हु का यूज करते हैं हु फॉर, यहाँ पर लिख लें हु फॉर सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के लिए हु का यूज करते हैं, सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हु का यूज करते हैं। और होम का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। तो हु फॉर ऑब्जेक्ट यहां पर लिखना है आपको, वो क्या है आइए समझते हैं। यहां पर हम लोग शुरू करते हैं। यहां पर लिख रहे हैं हम आई वांट टू मीट द बॉय, मैं उस लड़के से मिलना चाहता हूं। हु हैज स्टोलन माई वॉच, जिसने मेरी घड़ी चुराई। अब देखो यहां पर आई वांट टू मीट, मैं मिलना चाहता हूं, द बॉय, उस लड़के से। हु माने जिसने। अब जिसने क्या किया है, हैज स्टोलन, काम किया है, चुराया है क्या, मेरी घड़ी। तो यहाँ पर हु जो लगाया गया है जो के लिए और उस लड़की के लिए लगाया गया है, और जो लड़का है उसने काम किया है कोई, तो हमको कर्ता का पता लगाने के लिए, सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए इस हु का यूज करना है। इसका मतलब हो जाएगा हिंदी में जो। तो इस तरह से हु का यूज हम लोग करते हैं। तो हु का यूज समझ में आया आपको कि कर्ता का पता लगाने के लिए। तो यहाँ पर द बॉय के स्थान पर या इसको रिलेट करने के लिए हु यूज हुआ है, इसलिए हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। हमें उसी लड़का का पता लगाना है जिसने ये काम किया है, यहाँ पर वो काम कर रहा है। लेकिन अगर होम का प्रयोग कहां पर किया जाएगा, जो उस पर काम किया जाए, यानी यहाँ पर उसको आइए समझते हैं कि होम किस तरह से होगा। इसको मिटा दें तब आपको ये आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें अगर कोई प्रॉब्लम हो रही तो हु तो हो गया किसकी तरह से, सब्जेक्ट के तरीके से, और ऑब्जेक्ट के तरीके से हो जाएगा होम। तो यहां पर अब हम लिखते हैं होम जो है, होम होम होम, अच्छा है, होम फॉर ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए, ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए यहां पर यूज किया जाता है क्या। यहां पर हो जाएगा दूसरा सेंटेंस, शुरू करते हैं यहां पे। द पर्सन होम आई हेल्प, द पर्सन मतलब वह व्यक्ति, हो मैंने जिसकी आई हेल्प, मैंने मदद की, वाज द सन ऑफ माई
अंकल, ठीक। जो वो पर्सन जिसकी मैंने मदद की वो मेरे अंकल का क्या था, बेटा था। तो यहाँ पर आप समझे कि होम लगाया गया किसके लिए, जिसकी मैंने मदद की है। मतलब यहाँ पर हेल्प किसने किया, मैंने। और हेल्प मैंने मदद किया है किसकी, उस व्यक्ति की। होम मैंने उसकी, किसकी, द सन ऑफ माई अंकल, मेरे अंकल की। तो जिस पर काम किया गया है उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। तो whom जिस पर काम किया था वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ये हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन किस फॉर्म में, ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। और हु या हुम जो लगाया जाता है वो सजीव के लिए लगाया जाता है, ये ध्यान रहे। तो सजीव के लिए हु और हुम का यूज किया जाता है। जो केसेंस में हु होता है सब्जेक्ट के लिए और होम होता है ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए। यहाँ पर काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। किस पर काम किया जा रहा है, उस पर्सन पर, ठीक। कि मैंने यहाँ पर समझ ले, द पर्सन whom आई हेल्प, जिसकी मैंने मदद की है, तो इस पर काम किया गया है। तो ये ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किया गया है, वाज द सन ऑफ माई अंकल। ओके, आप कुछ कोई भी रख सकते हैं, कोई दूसरा पर्सन है, तुम्हारे टीचर का बेटा है, आपके अंकल का बेटा है, कोई भी है, हो सकता है। अब इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में हम लोग और रिलेटिव प्रोनाउन देखते हैं, जो इसको मिटा देते हैं। और फिर जैसे कि दैट है और दैट थोड़ा सा लंबा है, उसको हम लोग देख लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में यूज ऑफ दैट, तो यूज ऑफ दैट देखें। तो यूज ऑफ दैट का जो मामला है या दैट का प्रयोग है, वो हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग, मतलब निर्जीव के लिए भी और सजीव दोनों के लिए भी करते हैं। तो आप लोग इसका निर्जीव और सजीव दोनों के लिए, निर्जीव व सजीव दोनों के लिए किया जाता है। और ये ध्यान रहे कि जानवरों के लिए भी दैट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिख दिया जाए, हम यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रहे हैं कि दिस इज द काउ, या वही गाय है, दिस इज द काउ दैट आई सोल्ड, यहां पर लिख दें यस्टरडे। यस्टरडे लिखा हुआ भी अगर दिख नहीं रहा है वहां पर, तब यहां पर यस्टरडे आप समझे। तो यहां पर जो दैट लगा है, दैट हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, और ये जानवर के लिए यूज हुआ है, जानवर सजीव है। आप इस तरह से कर सकते हैं, दिस इज द काउ हु आई सोल्ड यस्टरडे, जिसे मैंने, या होम आई सोल्ड यस्टरडे, वो गलत हो जाएगा क्योंकि वो सिर्फ पर्सन के लिए लगता है। यहाँ पर जानवर के लिए, सजीव निर्जीव के लिए दैट लग सकता है, ठीक। तो यहाँ पर दैट लगाया गया है। तो दैट से इस तरह से आप समझे। दूसरा दैट जो होता है द सेम के लिए भी लगता है। द सेम के लिए कैसे, जैसे लिखे दिस इज द सेम बॉय, ये वही लड़का है। द सेम मतलब वही लड़के के लिए लगता है। या द सेम स्टूडेंट आप लिख लें, बॉय बार बार ना लिखें, या पर्सन लिख लें, व्यक्ति लिख लें, कुछ भी लिख लें, प्लेयर लिख लें। दिस इज द सेम स्टूडेंट, आप लिखेंगे दैट, यानी जिसे आई मेट टुडे, जिससे मैं आज मिला, ये वही लड़का है। तो यहां पर द सेम के साथ में भी दैट लगता है। तो ये ध्यान रहे, द सेम के साथ में क्या लग जाएगा, दैट। अगर सुपरलेटिव डिग्री भी आती है, सुपरलेटिव डिग्री में भी दैट लगता है, उसको कैसे हम लोग यूज करेंगे, इसको बिठा दे रहे हैं और देखते हैं कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, वो सभी खिलाड़ियों में इतना अच्छा है, सबसे अच्छा है, दैट आई हैव एवर सीन, मतलब अब तक जो मैंने देखा है उसमें सबसे अच्छा वो खिलाड़ी है। तो ये आप नोट कर लें, और दिख रहा होगा स्पष्ट आपको, ही इज वन ऑफ द बेस्ट। तो द बेस्ट लगा है, सुपरलेटिव डिग्री, और उसके बाद में नाउन आया है, तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद में नाउन आया, और उसके बाद में फिर दैट का यूज किया जाता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ में। तो ये जो दैट लगा है ये होता है वही के लिए। तो यहाँ पर दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर दैट, या जिसको आई हैव सीन एवर, मैंने जो देखा है, तो ये सबसे अच्छा है। तो इस तरह से आप दैट का यूज कर सकते हैं। दैट के बाद में व्हिच का यूज आता है। व्हिच का यूज कहां पर करते हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। इसको मिटाते हैं, तब हम लोग देखते हैं व्हिच का यूज।
तो ये सारे हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन में हम लोग व्हाट का यूज और व्हिच का यूज भी देख सकते हैं। तो व्हाट का यूज देखें पहले। व्हाट का प्रयोग, तो व्हाट का प्रयोग किया जाता है किसी भाव के लिए, भाव को समझने या भाव बताने के लिए व्हाट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू से। जो भी आपने पढ़ाया या जो भी आपने कहा वो मैं नहीं समझता हूं, तो यहां पर आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू से, तो ये आ जाएगा व्हाट, रिलेटिव प्रोनाउन, और ये भाव के लिए है, कुछ ऐसी चीज के लिए नहीं लगाया गया है कि जो आपने कहा, जो भाव कहा उस भाव के लिए व्हाट लगाया गया है। तो ये भी जो के सेंस में यूज होता है, देखिए सेंटेंस के बीच में आया है, ये रिलेटिव होता है। फिर उसके बाद में व्हिच होता है निर्जीव के लिए, तो निर्जीव वस्तु के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए क्या लगाते हैं, व्हिच लगाते हैं, व्हिच लगाते हैं, व्हिच, व्हिच का प्रयोग यहां पर लिख दें, प्रयोग करते हैं। इसको सेंटेंस में हम लोग कैसे देखेंगे, यहां पर देखें, दिस इज द बुक which I have given her, ये वही बुक है जो मैंने उसे दी है। तो यहां पर which जो लगाया गया है, ये लगाया गया है बुक के लिए, और बुक क्या है, निर्जीव चीज है, उसमें जान नहीं होती है। तो यहां पर इसका इस्तेमाल जो हुआ है, यूज जो हुआ है, प्रयोग जो हुआ है, एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह हुआ है। तो ये हमारे हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में हम लोग दूसरे प्रोनाउन की ओर बढ़ते हैं। तब तक आप इसकी फोटो खींचना चाहें तो खींच सकते हैं जल्दी से, ओके, तो खींच लिया फोटो। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट प्रोनाउन हमारा है कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो यहां पे लिख दें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसे बोला जाता है विभाग सूचक। तो ये विभाग सूचक कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं, यहां पर समझें, ये होते हैं ईच, ये होते हैं एवरी, ये होते हैं, जो शायद जगह दिखे ना आपको, ये होते हैं आइदर, नाइदर, और एनीवन, और उसके साथ में ये हो सकता है किसके लिए, एनीवन तो आप इसको उसमें भी रख सकते हैं जो इनडेफिनिट होगा उसमें, तो एनीवन हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं, या फिर इसके यहाँ पे हम लोग आइदर नाइदर नॉन भी रख सकते हैं, नॉन में कोई नहीं, और इसके साथ यूज करेंगे तो एनीवन ले लेंगे, क्योंकि अभी हम लोग जब यूज पढ़ेंगे तो वहां पर एनीवन का काम लगेगा। कैसे इसका यूज लगेगा वो हम लोग देखते हैं। तो एनीवन, नॉन, आइदर, नाइदर, ईच और एवरी, इन सब का यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। तो क्या यूज है इनका ये देखते हैं। तो सबसे पहले ईच के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ईच का मतलब होता है प्रत्येक, एवरी मतलब होता है प्रत्येक। तो ईच या एवरी का चाहे दो चीज हो या दो से ज्यादा चीज हो, उन दोनों में प्रत्येक के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, ईच का प्रयोग करते हैं। वो कैसे देख लेते हैं कि ईच ऑफ द टू, जब ऑफ द टू लगेगा तो उसके साथ में प्लूरल लगता है। आपको मैंने आर्टिकल में भी इसको बताया है, ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स, और इसके साथ में यहां तो प्लूरल लग रहा है, लेकिन ईच जो होता है हमेशा सिंगुलर की तरह यूज किया जाता है। तो ये एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो इसी हो जाएगा सिंगुलर, इसी के हिसाब से यहां पर वर्ब लगेगी। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज पास्ड, तो प्रत्येक विद्यार्थी जो है वो पास हो गया है, यहां पर ईच लग जाएगा। ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स, दोनों स्टूडेंट्स पास हो गए हैं, तो यहां पर ईच प्रत्येक विद्यार्थी के लिए लगाया गया है। अगर बोला जाए कि ईच ऑफ द 5 स्टूडेंट्स
अब यहाँ पर हैज भी लगेगा क्योंकि ईच ही आया है, तो 5 के साथ में आपको स्टूडेंट साथ में हैज नहीं लगाना, हैव नहीं लगाना है, और पास्ड। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, यानी चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो, दो या दो से ज्यादा हो, प्रत्येक के लिए ईच का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, ये आप समझ लें। फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं ईच या एवरी। एवरी भी इसी तरह से हो जाएगा, एवरी स्टूडेंट्स। एवरी के लिए एवरी ऑफ द नहीं लगेगा, उसमें सिर्फ डायरेक्टली एवरी लग जाएगा, यानी एवरी स्टूडेंट्स हैज पास्ड। तो फिर अब आइदर पढ़ेंगे। आइदर का यूज कहां पर करते हैं, तो आप यहां पर लिखिए आइदर। तो आइदर मतलब होता है दो में से कोई के लिए यूज करता है। आइदर मतलब दो में से कोई एक। ठीक, तो दो में से कोई एक के लिए आइदर, और दो में से कोई नहीं के लिए नाइदर का यूज करते हैं। तो आइदर और नाइदर का यूज हम लोग कहां पर करेंगे, तो यहां पर समझे, आइदर का यूज दो में से एक, दो में से एक के लिए। अगर दो से ज्यादा है तब इसका यूज नहीं करेंगे। जैसे कि यहां पर लिख लें आइदर ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज, यहां पर गिल्टी। आइदर ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज गिल्टी मतलब है कहने का तात्पर्य यहां पर कि या तो पांचों में से कोई एक जो है वो अपराधी है। तो यहां पर आइदर लगा है, तो आइदर किसके लिए यूज होता है, दो में से एक के लिए। यहां पर कितना भाव है, 5 का, तो यहां पर यह नहीं लग जाएगा, ये गलत है। इसके लिए क्या हो जाएगा कि आइदर, यहां पर हम लिखें, सही क्या होगा, ये होगा आइदर ऑफ द 2 और फिर स्टूडेंट्स, और आइदर के साथ में इज लगाया जाएगा। यहां पर ध्यान रखिए, इज, क्योंकि ये सिंगुलर की तरह यूज होता है। आइदर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स इज गिल्टी, और यहां पर आप गिल्टी लिखे। तो दिखाई दे रहा होगा, एक बार कैमरे में देख ले, आपको बताएं कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, तो दिख रहा है, दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है। तो यहाँ पर ये गिल्टी यहाँ पर लिख सकते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर इज, ये यहाँ पर होगा इज गिल्टी। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया कि ये दो के लिए लगता है, बस दो में से एक। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं नाइदर के लिए। तो नाइदर का यूज कहां करते हैं, दो में से कोई नहीं के लिए। जैसे दो में से कोई नहीं पास हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि नाइदर, ये आई है, ऑफ द 2, या ऑफ देम भी लगा सकते हैं। ऑफ देम का मतलब होता है यहां पर दो के लिए यूज होगा, तो नाइदर ऑफ द 2, ये भी मिटा दें, स्टूडेंट्स हैज पास्ड। अब इस तरह से हो गया। अच्छा, लेकिन अगर इसके साथ में अगर पजेसिव यूज हो, तो पजेसिव क्या होगा, इज होगा, एम होगा, सॉरी हिज होगा, कि देयर होगा, कि देम होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स है तो सिंगुलर ही होगा, तो इसके साथ में हिज का ही यूज होने वाला है। तो ये ध्यान रहे कि जो यहाँ पर एक वचन की तरह यूज होता है, तो उसकी तरह यहाँ पर एक वचन ही यूज होगा, हिज। अगर कोई बात आ जाए तो हिज के लिए, यहाँ पर मच्छर ज्यादा उड़ रहे हैं तो आपको मच्छर की ओर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मच्छर मारने की आदत आप लोगों को पड़ी है, दौड़ने लगेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि नाइदर क्यों यूज हुआ है, क्योंकि दोनों में से कोई पास नहीं हुआ है, तो यहाँ पर नाइदर लग गया। जब दो में से कोई ना हो तो उसके लिए नाइदर का, दो में से एक हो तो उसके लिए आइदर का यूज करते हैं, और दो में से या फिर ज्यादा, दो से ज्यादा के लिए, प्रत्येक के लिए बात हो तो उसके लिए आप ईच का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे एक और आता है, वो अलग से ही प्रोनाउन है, वो हम लोग देख लेते हैं। पहले इसको मिटा करके, या फिर इसी में अगर बोल दिया जाए कि प्रत्येक, यहाँ पर एक नॉन का यूज, दो से ज्यादा है और उसके लिए कोई नहीं है, तब क्या करेंगे, दो से ज्यादा है बट कोई नहीं, तो नॉन का यूज किया जाता है। नॉन, नॉन का यूज है दो से अधिक के लिए, दो से ज्यादा के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, नॉन का यूज करते हैं।
और दो से ज्यादा में क्या, कोई नहीं के लिए, जैसे है कि नॉन ऑफ द 5 10 7 8, 5 लिखने बार बार लिख देते हैं, 5 स्टूडेंट्स, इसमें भी सिंगुलर लगेगा, हैज पास, कोई 5 में से पास ही नहीं हुआ, कितनी शर्म की बात है। तो यहाँ पर ईच ऑफ द फॉलो सॉरी नॉन ऑफ द, दिमाग कहाँ जा रहा है, नॉन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स हैज पास, मतलब 5 में से कोई पास ही नहीं हुआ है, सारे फेल हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इस तरह से हो सकता है। तो एक चीज हम लोग यहाँ पर करेक्शन करना चाहेंगे, अगर हमारी पिछली वीडियो आपने देखी है तो मैंने वहां पर इसमें एक स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक कर दिया, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। हमने एक आपको वर्ड दिया था ये प्रोस्ट्रेट, तो प्रोस्ट्रेट होता है, हमने उसमें लिख दिया था भूल से प्रोट्रेस्ट लिख दिया था, ऐसे लिख दिया था, ये कोई वर्ड नहीं होता है, तो ये सॉरी इसके लिए गलती हो गई थी, ये वाला एस यहाँ पर होना चाहिए, तो ये सही है। इसका मतलब होता है दंडवत हो जाना, दंडवत प्रणाम की स्थिति में हो जाना, गिर जाना एकदम से। तो मैं इससे गिर गया था, तो ये गड़बड़ हो गया था, तो ये वाला सही है, ये आप मीनिंग वहां पर करेक्ट कर लेंगे, आई एम वेरी वेरी, इसके लिए खेद है हमें। और फिर ये चीज हो गया, अब इसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अच्छा, दो में से कोई के लिए, कोई नहीं के लिए एनी वन लगे जाएगा, एनी वन, अगर दो में से कोई नहीं है, ज्यादा में से कोई नहीं है तो नो वन, अगर दो में से एक के लिए है तो आइदर, दो में से कोई नहीं तो नाइदर का यूज करते हैं, ठीक। अब हम लोग एक और देख लेते हैं, इसको मिटा करके यूज ऑफ बोथ, तो बोथ का यूज कहां करते हैं, बोथ भी होता है प्रोनाउन, बोथ लगता है दोनों के लिए, हो जाएगा बोथ, बोथ मतलब होता है दोनों। अब दोनों का यूज होता है सिर्फ दो के लिए, कितने के लिए, दो के लिए, दो से ज्यादा है तब बोथ का यूज नहीं हो जाएगा, जैसे कि ऑल ऑफ द टू, स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर गिल्टी। अब देखो दोनों के लिए बात आई है तो यहाँ पर आर लग जाएगा, क्यों, क्योंकि बहुवचन प्लूरल हो रहा है यहाँ पर यूज पहले से ही, क्योंकि ये प्रत्येक के लिए नहीं कि दोनों के लिए यूज हो रहा है, और दो जो हो जाएंगे वो प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पर आल है सभी के लिए, तो यहाँ पर ये सेंटेंस जो है सही की गलत, तो ये सेंटेंस बच्चा हो जाएगा गलत, क्योंकि जब दो की बात कर दी गई है तो यहाँ पर यूज हो जाएगा बोथ, बोथ ऑफ द टू होगा, बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर गिल्टी, दोनों स्टूडेंट जो है वो अपराधी हैं, कोई अपराध करके आए हैं, तो यहाँ पर आल की जगह पे बोथ सही हो जाएगा। बस तो इस तरह से आपको बोथ का यूज दो लोगों के लिए करना है। अच्छा, एक चीज और देखें, क्या बोथ का यूज निगेटिव में होता है, तो बोथ का यूज निगेटिव में नहीं होता है। अब वो कैसे, कि अगर हम लिखते हैं कि बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स were not present, दोनों स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं थे, दोनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं था, तो उसके लिए आपको पता है दो में से कोई नहीं के लिए मैंने अभी बताया है, उसके लिए बेटा यूज होता है नाइदर, तो नाइदर जब यूज होता है तब ये बोथ के साथ में नॉट नहीं लगता है, तो ये हो जाएगी बात गलत, और इस बोथ के स्थान पर आ जाएगा नाइदर, तो हो जाएगा नाइदर, रुक जाओ गलती हो रही है, नाइदर की स्पेलिंग सब नहीं आती है आपको, नाइदर ऑफ द, अब क्या, टू 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 टू, नाइदर ऑफ द टू तो लिखा है टू, अब जब नाइदर लगता है उसके लिए सिंगुलर यूज होता है, तो वर की जगह पे सिंगुलर हो जाएगा, नाइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स वाज, ठीक, प्रेजेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर इस तरह से ये हो जाएगा, तो बोथ के साथ में किसका यूज नहीं करते हैं, नॉट का यूज नहीं करते हैं, तो ये आपके मन में होना चाहिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा से आगे और देखते हैं एक और टाइप का प्रोनाउन है, जिसे हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। वो कौन सा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, इसे पारस्परिक संबंध सूचक कहते हैं। तो ये देखते हैं हम लोग,
एक है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन सिर्फ भैया दो होते हैं, एक होता है ईच अदर और दूसरा होता है वन अनदर और ईच अदर। ये दो होते हैं। ये लगता है दो के लिए, ये लगता है दो से ज्यादा के लिए। ये दो है तो दो के लिए ईच अदर और दो से ज्यादा के लिए परस्पर की जब बात आए तब, आपस में की बात आए तब, जैसे कि राम एंड श्याम हेल्प्ड ईच अदर। तो बात सही, राम है और श्याम है, दो लोग हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो वहां पर ईच अदर आ जाएगा। हम बने तुम बने, मेड फॉर ईच अदर, समझे? तो यहां पर ये ईच अदर जो आया है ये किसके लिए? दो लोगों के लिए है, तो एक दूसरे के लिए आया है। तो एक दूसरे के लिए जब आता है तो वहां पर ईच अदर का यूज किया जाता है। अब उसके बाद में अगर हम इसको देखें कि राम एंड मोहन मान लेते हैं, मोहन, ठीक, हेल्प, हेल्प तो बनाओ, हेल्प वन अनदर, वन अनदर। तो यहां पर ये हो जाएगा गलत, क्योंकि राम और मोहन जो है ये दो हैं, दो के लिए आप वन अनदर नहीं, ये तो दो से ज्यादा के लिए लगता है। तो यहां पर आप हटा सकते हो और लिख सकते हो दे हेल्प्ड। ये यहाँ पर कुछ नहीं है फिलहाल, दे, यहाँ पर दे हेल्प्ड वन अनदर, उन्होंने एक दूसरे की मदद की। अब इस दे का भाव जो है वो है मोर देन टू। ये देखो मोर देन टू मतलब दो से ज्यादा के लिए लगाया गया है दे। तो आप इस तरह से उनको यूज करके बता सकते हैं कि दो से ज्यादा है। तो इसे 5 स्टूडेंट्स या फिर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, इतने सारे स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स, वहां पर आप लोग वन अनदर का यूज करेंगे, यानी क्योंकि वो एक दूसरे की अगर मदद करेंगे, एक दूसरे में कुछ भी करेंगे तो वन अनदर लगेगा, कि दो से ज्यादा के लिए वन अनदर लगता है। और फिर तब ये सेंटेंस होगा, ये यहाँ से हम गलत हटा देंगे, सही कर देंगे, और फिर दो के लिए ईच अदर लगता है, ठीक। अब एक और आता है इनडिफिनिट प्रोनाउन, और वो पढ़ करके हम लोग फिर इसको रैप अप करेंगे जल्दी से। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब इनडिफिनिट प्रोनाउन पढ़ लेते हैं थोड़ा से। इनडिफिनिट, तो इनडिफिनिट प्रोनाउन क्या है? तो इनडिफिनिट प्रोनाउन पढ़ने के लिए जल्दी से हम लोग एक काम करते हैं, क्या, जैसे वन को इनडिफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत रखा जाता है, समवन को इनडिफिनिट प्रोनाउन के अंदर रखा जाता है, कोई के लिए लगाया जाता है। तो वन, समवन, नोबॉडी, एवरीबॉडी, इन सब के लिए ये सब क्या होते हैं? इनडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं। इन सब के साथ में हम लोग हमेशा एक सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, क्योंकि इनको सबको सिंगुलर ही मानते हैं। तो जैसे लिखा कोई आया है, समवन, समवन हैज कम, कोई आया है, तो यहां पर ये हो जाएगा समवन हैज कम। और वन अगर आया है, जिसे लिखा जाएगा, वन अगर सब्जेक्ट का यूज होता है तो वन शुड, हर व्यक्ति को, वन एक प्रत्येक व्यक्ति के लिए लगाया जाता है, एक के लिए लगाया जाता है, वन शुड डू हिज ड्यूटी, हर एक व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना चाहिए। तो वन जो आया है, वन, वन के लिए हिज पॉजेसिव नहीं लगेगा, ये वन का अपना एक पॉजेसिव होता है, और वो पॉजेसिव होता है हिज नहीं बल्कि वंस। तो ये इसका पॉजेसिव केस होता है, ठीक। हमने इसको पॉजेसिव नाउन में भी बताया है। तो वन के साथ में वंस का यूज किया जाता है, ये आप 12th में भी ग्रामर में इसको पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये कौन से हैं, इनके साथ में सिंगुलर यूज किया जाता है। और फिर यहाँ पर जैसे समवन यूज हुआ है, और एक चीज और देख लें कि इसके साथ में ये वंस जो है, ये इसका पॉजेसिव फॉर्म यूज हुआ है। तो वन शुड कंप्लीट, वन शुड डू हिज वर्क या हिज ड्यूटी। तो इस तरह से आप लोग इनको कर सकते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, फिर हम लोग इसको समाप्त करते हैं। वो क्या है, अगर कोई सेंटेंस में दो हो सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट
कुछ इस तरह से जुड़े हों। यदि दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हों? ये जुड़े हों as well as से, या तो along with से, या तो together with से, या तो and not से, या तो except से, except मतलब के अतिरिक्त, के सिवाय, except से जुड़े हों, या तो ये जुड़े हों in addition to से, या but से जुड़े हों, या besides से जुड़े हों, besides, इन सबसे etc, इस तरह से वाक्यों से अगर जुड़े होते हैं तब हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें हमेशा जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा हमारा, पहला सब्जेक्ट जो होगा, दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे ना, तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार उसका पॉजिटिव केस और पहले सब्जेक्ट के अनुसार उसकी क्रिया होगी। ये चीज वर्ब में आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रोनाउन है, पॉजिटिव केस है, तो वहां पर आपको बता देते हैं, जैसे कि राम as well as his फ्रेंड्स, राम और उनके फ्रेंड, एज वेल एज का मतलब हो जाएगा और, लेकिन ये सिंगुलर की तरह यूज होगा। जैसे एंड से दो जब सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो प्लूरल होता है, लेकिन एज वेल एज से अगर जुड़ेंगे तो वो सिंगुलर होता है। तो राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, अब यहां पर हो जाएगा क्या, हैव ये मच्छर बैठ रहा हमारे कान पे, कंप्लीट, यहां पर कंप्लीटेड लिखा हुआ है, ओके, कंप्लीटेड देयर वर्क। अब आप देखिए क्या ये सेंटेंस सही है? तो मैं तो कहता हूं ये सेंटेंस गलत है। इसका रीजन आपको बताता हूं। मैंने आपको बताया है अगर कोई एज वेल एज से, अलोंग विद से, टुगेदर विद से, एक्सेप्ट से, एंड नॉट से, इन एडिशन टू, इन बट, ये सबसे जुड़ा होगा तो क्या होगा, डिसाइड से। तो देखो एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार जो पहला सब्जेक्ट होगा इसके अनुसार ही आपकी जो पॉजिटिव केस आने वाली है वो, और उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब आने वाली है वो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है राम, तो राम है पहला सब्जेक्ट, इसी के अनुसार यहाँ पर भैया लग जाएगा ये वाला, चलेगा पाँव पाँव, और ये वाला जो हैव लगा है इसके अनुसार लग जाएगा हैज, क्यों, क्योंकि इसी के अनुसार क्रिया लगेगी, तो ये क्रिया यहाँ पर लग जाएगी कौन सी, हैज, तो ये हैज होगा। फर्स्ट बात ये सही करो आप। फिर कंप्लीटेड, जो देयर लगा है, ये देयर का मतलब होता है उनका, तो ये हिज फ्रेंड्स के हिसाब से नहीं लगेगा, ये पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हिज। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पर रेखा है तो रेखा की जगह पे क्या कर लोगे भैया, तो ये रेखा हो गई, और रेखा के बाद में यहाँ पर हर आ जाएगा, और क्या, और फिर यहाँ पर हैज ही रहेगा, ओके। अगर यहाँ पर दे आ गया, राम एंड मोहन दे आ गया, तो दे के हिसाब से यहाँ पर हैव आ जाएगा, तब यहाँ पर देर आएगा। तो इस तरह से आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। इन चीजों को आप समझना है। ऐसे along with से जुड़ेगा, इन सबसे जुड़ेगा, तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार ही लगने वाला है। तो इस तरह से हमारा ये प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ है। इसमें से जो कुछ भी बचा है उसको हम लोग ना, जो वर्ब पढ़ेंगे उसमें, या एडजेक्टिव पढ़ेंगे उसमें, क्योंकि एडजेक्टिव में तो आएगा नहीं, वर्ब में आ सकता है, क्योंकि वर्ब से ही देखो यहाँ पर ताल्लुक, अगर इसको मैं यहाँ नहीं पढ़ाता तो देखो इसको वर्ब में पढ़ाता, क्योंकि ये वर्ब में आएगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब लगी, तो ये वर्ब चेंज हो रही है। तो आप लोग इन सबको जो भी छूटा है वर्ब में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे किसी अच्छे से टॉपिक के साथ में, और प्रोनाउन के बाद में हम शुरू करेंगे एडजेक्टिव या वर्ब के बारे में, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे फिर किसी अच्छे से टॉपिक के साथ में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।